हे फ्रेंड्स, दिस इज कुणाल एंड वेलकम टू लर्न विद कुणाल। आज डिस्कस करेंगे सामूहिक कृषि के बारे में। सामूहिक कृषि कृषि का 10वां भाग है और ये अंतिम भाग है। सामूहिक कृषि किस प्रकार की जाती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सामूहिक कृषि की सर्वप्रथम हम परिभाषा लिख देंगे। तो हम लिखेंगे कृषकों के एक समूह द्वारा अपने संसाधनों जैसे कृषि में प्रयुक्त करने वाले संसाधन जैसे कि श्रम, पशुधन व भूमि को मिलाकर परस्पर सहयोग से जो कृषि की जाती है उसे सामूहिक कृषि कहते हैं। ये जो परिभाषा है इसमें पूरा इसका सारांश है कि कृषकों के एक समूह द्वारा, यानी कृषकों का एक समूह है जिनमें सदस्य जुड़े हुए हैं, द्वारा अपने संसाधनों, कृषि में उपयुक्त होने वाले संसाधन जैसे कि भूमि, पशुधन, श्रम इत्यादि को मिलाकर परस्पर सहयोग से सभी के योगदान से जो कृषि की जाती है, सभी मिलकर जो कृषि करते हैं उसे सामूहिक कृषि कहते हैं। अब हम देखें तो इस कृषि में एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत में लिखा गया है कि जो उत्पादन है, उत्पादन पे सभी का समान रूप से अधिकार रहेगा, यानी सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त होता है। किसमें? उत्पादन में। हम लिखेंगे उत्पादन पर सभी का समान रूप से अधिकार होता है। अधिकार होता है। इसके पश्चात ये जो श्रम होता है वो सामूहिक रूप से किया जाता है, यानी इसमें लिखेंगे श्रम सामूहिक रूप से किया जाता है। यानी इसमें जो श्रम होता है सामूहिक कृषि में वो सामूहिक रूप से, यानी सभी को मिलकर यह श्रम करना पड़ता है। इसके पश्चात हम देखें तो इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो भूमि, पशुधन और श्रम, तो इन सभी को मिलाकर जो उत्पादन होता है अंतिम में, उन सभी का अधिकार इन जो कृषक है उनके समान रूप से अधिकार होता है। तो ये समान रूप से अधिकार होने के पश्चात इनको कौन खरीदता है, यानी ये जो उत्पादन हो रहा है इसको किसके द्वारा खरीदा जाता है। तो हम देखें तो ये जो उत्पादन है वो सरकार द्वारा खरीदा जाता है, यानी इसमें सरकार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम लिखेंगे यहाँ पे सरकार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब किस प्रकार होता है, तो कृषि के जितने उत्पादन है उसके आधार पर उसका लक्ष्य निर्धारित, यानी उसकी मूल्य का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, यानी उत्पादन के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। और सरकार द्वारा इसे उचित मूल्यों पर खरीदा जाता है, यानी इनके सरकार इसके आधार पर मूल्यों के लक्ष्य को निर्धारित करती है और इसके पश्चात लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इसके पश्चात सरकार इसे उचित मूल्यों में खरीदती है। सरकार द्वारा उचित मूल्य पर खरीदा जाता है, यानी सरकार ही ये जो कृषि का उत्पादन था वो खरीदती थी। अब हम देखें तो इनका जो ये इन कृषकों का जितना भी भाग आता है उनको समान रूप से सभी में वितरित कर दिया जाता है, यानी सभी को वितरित कर देते हैं, सभी को समान रूप से उसका जो नगद या फिर माल मिलता है वो सभी को समान रूप से दे देते हैं। और जो कृषक होता है
उनमें यदि कोई असाधारण व्यक्ति, जैसे कि जो इसका नेतृत्व कर रहा है, जो इनका नेतृत्व कर रहा है, या फिर कोई बड़ा व्यक्ति है जो इन सबको एकत्रित कर रहा है, तो उसे पुरस्कृत भी किया जाता है। यानी असाधारण व्यक्ति को पुरस्कृत भी किया जाता है, पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है। और इसे क्या दिया जाता है? नकद या माल, यानी कैश या फिर सामान दिया जाता है। यह हो गया आपका, ये किसके द्वारा खरीदा जाता है, इनको किस प्रकार वितरित किया जाता है, यह सभी समझ लिया। अब हम देखें तो ये जो कृषक होता है वो अपनी जमीन तो पूरी दे देता है, परंतु उसके दैनिक जीवन के लिए वो क्या करता है? तो उसके दैनिक जीवन के लिए वह छोटा सा टुकड़ा दैनिक जीवन यापन के लिए छोटा टुकड़ा, भूमि का छोटा टुकड़ा रहने देने देते हैं। यानी जो ये अपनी जमीन तो पूरी सामूहिक कृषि में लगा देता है, परंतु एक छोटा सा टुकड़ा रहने देता है जिसके माध्यम से वह अपना दैनिक जीवन यापन कर सके। तो यह आपका सामूहिक कृषि हो गया। इसमें यह सर्वप्रथम कहां पर शुरू होता? तो जब सोवियत संघ में समाजवादी सरकार थी, उस समय यह सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई थी। और इसमें इसका नाम क्या, सोवियत संघ में इसका नाम क्या था? कोलखोज रखा गया था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस कृषि को पूर्व सोवियत संघ की समाजवादी सरकार ने प्रारंभ किया। इस कृषि को पूर्व सोवियत संघ की कौन सी पार्टी है? समाजवादी सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। और इसे किस नाम से पुकारा जाता है? इसका नाम क्या है? यहाँ पर सोवियत संघ में इसका नाम है कोलखोज। इसको सोवियत संघ में कोलखोज के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके पश्चात हम देखें तो ये जो कृषि है इसका विघटन किस प्रकार हुआ, यानी जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इस कृषि का क्या हुआ? तो ये कृषि जो है सोवियत संघ के विघटन के पश्चात यह कृषि संशोधित या फिर परिवर्तित हो गई, यानी इसमें थोड़ा बहुत अंतर आ गया, परिवर्तित हो गई, यानी इसमें परिवर्तन आ गया, जिसके कारण इसका सोवियत संघ के विघटन के कारण इसमें संशोधन या फिर परिवर्तन आ गया। हम देखें तो ये सोवियत संघ कहां पर है? तो ये जो अभी वर्तमान में रूस है उसका ही बहुत बड़ा, सोवियत संघ रूस का ही बहुत बड़ा भाग था। यानी हम यहाँ पे रशिया भी लिख सकते हैं इसका, पर रशिया जो है वो एक उसका देश, जैसे कि हम देखें तो अमेरिका महाद्वीप है, उसके भी छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो उसमें यूएसए को अलग किया गया है। उसी प्रकार जो सोवियत संघ है उसमें भी रशिया को अलग किया, लेकिन ये जो रशिया है ये सबसे बड़ा भाग है किसका? सोवियत संघ का। इसके पश्चात ये हमारा सामूहिक कृषि का टॉपिक पूरा खत्म हो गया है। इसके साथ हमारा कृषि का भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्राथमिक क्रियाओं के तीसरे भाग, प्राथमिक क्रियाओं के चौथे भाग, पहला हो गया आखेटो भोजन संग्रहण, सेकंड हो गया पशुपालन, तीसरा हो गया कृषि और चौथा है खनन के बारे में हम पढ़ेंगे। खनन अब हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है खनन। खनन के बारे में हम बात करेंगे। खनन की परिभाषा क्या है? खनन की परिभाषा को हम इस प्रकार लिखेंगे कि पृथ्वी से वाणिज्यिक दृष्टि से बहुमूल्य खनिजों
की प्राप्ति, यानी पृथ्वी से वाणिज्यिक दृष्टि से बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति से जुड़ी आर्थिक क्रियाओं को खनन कहते हैं। की प्राप्ति से जुड़ी आर्थिक क्रियाओं, यानी जो लाभ प्रदान करती हो आर्थिक क्रियाएं को खनन कहते हैं। पृथ्वी से वाणिज्यिक दृष्टि से यानी व्यापार के स्तर पर, वाणिज्यिक यानी व्यापार के स्तर पर बहुमूल्य खनिजों, यानी जो बहुमूल्य खनिज है जो उद्योगों में काम आते हैं, विनिर्माण क्षेत्र में काम आते हैं, बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं जो लाभ प्रदान करती है, ऐसी क्रिया जिनके द्वारा लाभ प्राप्त होता है, लाभोन्मुख क्रियाएं को खनन कहा जाता है। इसके पश्चात हम बात करें तो खनन का विकास किस प्रकार हुआ, तो हम देखें तो यहाँ पे लिखेंगे खनन का विकास। हम देखें तो प्राचीन समय से ही हम पढ़ते आ रहे, इतिहास में पढ़ते हैं कि प्राचीन समय से ही ताम्र युग, लौह युग, कांस्य युग, ये सभी युग चलते आ रहे थे। इनके वहां पर इन चीजों का उस समय ही खनन प्रारंभ हो गया था, यानी उस समय ये सारी चीजें खोजी जा रही थी। जिसके अंतर्गत हम देखें तो हम यहाँ पे लिखेंगे मानव ने प्रारंभ से ही खनिजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी और इसी के आधार पर युगों का नाम भी रखा गया था, यानी जो मानव सभ्यता के युग थे उनका नाम भी रखा गया था। इसी के आधार पर मानव सभ्यता के युगों का नामकरण भी किया गया था। युगों का नामकरण, अब नामकरण किस प्रकार किया गया था, तो सर्वप्रथम हम देखें ताम्रयुगीन, इसके पश्चात कांस्य युगीन, कांस्य युग भी आया था और लौह युग भी आया था। ये 3 युग आए थे। इसमें भी पुरा ताम्र युग, फिर मध्य ताम्र युग, ये सभी युग भी है, यानी इनका बहुत ही लंबा समय चला, यानी प्राचीन समय से ये खनन कार्य संभव हो गया था। और आज इतना विकसित हो गया है कि इसमें जो विकसित देश है वो हाथ नहीं डाल रहे, परंतु जो विकासशील देश है वो ज्यादा इसमें कार्य कर रहे हैं। और इसका वास्तविक विकास जो है वो औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो खनन की प्रक्रिया में विकास जो है, विकास औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही हुआ है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही हुआ है, यानी जो औद्योगिक क्रांति हुई उसके पश्चात जो खनन प्रक्रिया में विकास हुआ वो निरंतर होता गया है। आज खनिजों के बिना उद्योगों का होना संभव ही नहीं है। यानी हम देखें तो आज का जो समय है, आज खनिजों के बिना या खनन के बिना उद्योग को इसमें निर्माण भी लिख सकते हैं, निर्माण का होना संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देखें तो हमारे दैनिक जीवन के उपयोग से लेकर हम बड़े बड़े कारखानों, इंडस्ट्रियल एरिया में देखें तो वहां पर हर जगह खनिजों का प्रयोग किया जा रहा है, हर क्षेत्र में खनिजों का प्रयोग किया जा रहा है। इसी के कारण हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यदि खनिज वर्तमान में न हो तो उद्योग और निर्माण क्षेत्र संभव नहीं है। इसके पश्चात आज हम देखें तो प्राचीन काल से वर्तमान तक ये जो खनन की प्रक्रिया है निरंतर विकास कर रही है। हम लिखेंगे प्राचीन काल से निरंतर खनन कार्य में विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। यह हो गया। अब हम बात करते हैं इसके कारकों के बारे में, यानी
खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो इनमें दो कारक है, भौतिक कारक और आर्थिक कारक। हम यहाँ पे लिखेंगे खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें दो कारक है, पहला है भौतिक कारक और दूसरा है आर्थिक कारक। अब ये कारक कौन कौन से, इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो भौतिक कारक में सर्वप्रथम आ रहा है, भौतिक कारक में सर्वप्रथम है खनिजों के निष्पक्षों के आधार, प्रकार एवं उपलब्धता की अवस्था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे खनिज निष्पक्षों के आकार, प्रकार व उनकी उपलब्धता की अवस्था, उपलब्धता की अवस्था। ये तीनों कौन से कारक हैं? ये तीनों भौतिक कारक की श्रेणी में आते हैं। अब हम आर्थिक कारक देखें, यानी जो आय के संबंधित कारक है, व्यय के संबंधित कारक है, उसमें होगा खनिज की मांग, खनिज की मांग। इसके पश्चात हम देखें तो विद्यमान तकनीकी ज्ञान और उसका उपयोग, विद्यमान तकनीकी ज्ञान व उसका उपयोग भी आर्थिक कारक में आएगा। उपयोग और भी कई कारक है, जैसे कि अवसंरचनाओं के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी, यातायात व श्रम में लागत। तो हम लिख देंगे यहाँ पे यातायात व श्रम में व्यय या लागत को इसमें भी ऐड कर सकते हैं। और भी कई सारे आर्थिक कारक हो सकते हैं, भौतिक कारक हो सकते हैं, परंतु ये जो है ये सभी कारक मुख्य मुख्य कारकों के रूप में, ज्यादातर इनसे ही यह प्रभावित होता है। तो हम देख लेते हैं भौतिक कारक कौन कौन से, खनिज निष्कर्षों में आकार, प्रकार व उपलब्धता की अवस्था। इसके पश्चात आर्थिक कारक कौन कौन से, खनिज की मांग, विद्यमान तकनीकी का ज्ञान व उसका उपयोग, और थर्ड है यातायात व श्रम में व्यय कितना हो रहा है। इसके आधार पर यह खनन कार्य को प्रभावित करता है। अब हम बात करते हैं खनन कार्य के प्रकार के बारे में। खनन कार्य के कितने प्रकार हैं, किस किस विधि से किए जाते हैं। खनन की प्रक्रिया किन किन विधियों से की जाती है, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। खनन को अवस्था की, खनिज की उपलब्धता अवस्था, उपलब्धता अवस्था एवं अयस्क की प्रकृति। खनन को दो भागों में बांटा गया है, एक जो धरातलीय खनन विधि और दूसरी है भूमिगत खनन विधि। और इन्हें किन आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो उपलब्धता की अवस्था तथा अयस्क की प्रकृति के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर उपलब्धता की अवस्था व क्या लिखेंगे, उपलब्धता की अवस्था व अयस्क की प्रकृति के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, आधार पर दो भागों में बांटा गया है। अब ये दो भाग कौन कौन से हैं, दो भागों में बांटा गया है। अब ये दो भाग कौन कौन से, तो पहला है धरातलीय खनन विधि और दूसरा है भूमिगत खनन विधि। अब हम इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लिखते हैं धरातलीय खनन व दूसरा है भूमिगत खनन। इन खनन विधि भी लिख सकते हैं आप। ये इन दोनों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। इसके पश्चात हम देखेंगे कि ये विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में किस प्रकार की स्थिति है खनन की, और विकासशील देशों में किस प्रकार के खनन की स्थिति, इनके बारे में देखेंगे। तो हम बात करते हैं पहले धरातलीय खनन के बारे में। धरातलीय खनन, खनन की इस विधि को विवृत खनन के नाम से भी जाना जाता है। यानी हम लिख सकते हैं धरातलीय खनन
या विवृत खनन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पृथ्वी की ऊपरी सतहों को, इस प्रक्रिया में पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी कम गहराई तक पाए जाने वाले खनिजों का उत्पादन किया जाता है। हम लिखेंगे कम गहराई पर पाए जाने वाले खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है, यानी इन्हें निकाला जाता है। और यह एक सस्ती विधि है जिसके माध्यम से खनिज निकाले जाते हैं। यह सस्ती विधि है। अब ये सस्ती विधि किस प्रकार है, तो इसमें जो सुरक्षा के उपाय है, सुरक्षात्मक उपाय, उपकरणों के अतिरिक्त खर्च से बचा जा सकता है। इसमें अतिरिक्त खर्च कम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सुरक्षात्मक उपायों व उपकरणों के अतिरिक्त खर्च का बचत भी लिख सकते हैं हम, खर्च की बचत, यानी ये जो उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च होता है उनमें भी बचत हो जाती है। किसमें हो जाती है, तो यह सुरक्षात्मक उपाय और उपकरणों के अतिरिक्त खर्च की बचत हो जाती है। किसमें, धरातलीय खनन में, और इसके कारण इसे सबसे सस्ती विधि भी कहा जाता है। और इनमें खर्च कम होता है परंतु उत्पादन शीघ्र व अधिक होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका मुख्य कारण, उत्पादन शीघ्र व अधिक होता है। ये हो गया धरातलीय खनन आपका कंप्लीट। इसमें आप वापस एक बार रीडिंग मार दें। कम गहराई पर पाए जाने वाले खनिजों का निष्कर्षण करते हैं, यानी जो कम गहराई पर ऊपरी सतह में पाए जाते हैं वो वाले। और इसके पश्चात यह एक सस्ती विधि किस प्रकार सस्ती है, तो इसमें सुरक्षात्मक उपायों व उपकरणों के अतिरिक्त खर्च से बचत होती है। इसके पश्चात उत्पादन शीघ्र व अधिक होता है। किसका, धरातलीय खनन के अंतर्गत उत्पादन शीघ्र व अधिक होता है। अब हम बात करें तो सेकंड नंबर पे आता है भूमिगत खनन विधि। यहाँ पे लिखेंगे भूमिगत खनन विधि। भूमिगत खनन विधि की प्रक्रिया क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। और ये जो भूमिगत खनन विधि है इसे कुपकी खनन विधि भी कहा जाता है। धरातलीय खनन विधि को क्या कहा जाता था, विवृत खनन विधि, और इसे कुपकी खनन विधि भी कहा जाता है। यह विधि खनिजों के खनन के लिए उपयोग में प्रयोग में लाई जाती है और ये धरातल पे गहराई पर स्थित खनिजों को निकालने के लिए उपयुक्त होती है। यानी धरातल में गहराई पर स्थित खनिजों के लिए उपयुक्त, यानी ये जो धरातल में उपस्थित खनिज जो गहराई में उपस्थित होते हैं उनके लिए बहुत ही उपयुक्त विधि है। इसमें लंबवत कुपक गहराई पर स्थित होते हैं, यानी इसमें लंबवत जो कुपक होते हैं वो गहराई पर स्थित होते हैं, जहां से भूमिगत नालियां खनिजों तक पहुंचकर उनको बाहर निकालती है। इसके पश्चात इन मार्गों से होकर खनिजों का निष्कर्षण व परिवहन धरातल पर किया जाता है। खनन के कार्य में श्रमिकों व माल को निकालने के लिए, यानी खनिजों को सुरक्षित बाहर निकाले, वो जो श्रमिक जो अंदर जाते हैं खनन के लिए उनको बाहर निकालने के लिए लिफ्ट, बेधक या फिर बर्मा हम कह सकते हैं, और माल ढोने की गाड़ियां और वायु संचार की प्रणाली की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसमें खनिजों व इसको किसके द्वारा, कुपक विधि के द्वारा किया जाता है। कुपक विधि भी लिख सकते हैं। कुपक को बनाया जाता है और उसमें कुपक में जो आदमी होता है उसे उतारा जाता है, जो श्रमिक होते हैं उनको उतारा जाता है। इसके पश्चात वहां पे वो खनन करके जो खनिज प्राप्त होते हैं उनको बाहर धरातल पर सुरक्षित रूप में पहुंचाया जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे खनिजों व श्रमिकों को सुरक्षित रूप से
कूपक सुरक्षित कूपक सुरक्षित रूप से लिख सकते हैं आप। सुरक्षित रूप से धरातल पर लाने के लिए, धरातल पर पहुंचाने के लिए क्या क्या वस्तुएं, जैसे कि लिफ्ट, बर्मा या बेधक भी इसको कह सकते हैं। इसके पश्चात हम देखें तो माल ढोने की गाड़ियां व वायु संचार की प्रणालियों की आवश्यकता होती है। प्रणालियों की आवश्यकता होती है। तो हम देखें तो लिफ्ट, बर्मा और माल ढोने की गाड़ियां और वायु संचार की प्रणालियों की आवश्यकता होती है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें पूंजी लागत जो होती है, इसमें पूंजी का व्यय अत्यधिक होता है। परंतु इससे गहराई में स्थित कभी कभी बहुत कीमती खनिज भी प्राप्त होते हैं, उसी के कारण इसका उपयोग किया जाता है। ज्यादातर धरातलीय खनन विधि को पहले अपनाया जाता था, अभी वर्तमान में कूपक खनन विधि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है। तो पूंजी का व्यय इसमें अधिक होता है। इसके पश्चात हम देखें तो ये जो खनन की विधि है ये बहुत ही जोखिम भरी होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यह विधि जोखिम भरी होती है। क्यों होती है? तो इस विधि में कभी कभी जो धरातल के अंदर कूपक के द्वारा अंदर जाते हैं तो वहां पर कभी कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कभी कभी जहरीली गैसें होती है जिनके कारण श्रमिकों को नुकसान है, उनको नुकसान पहुंच सकता है और इसके पश्चात आग लग सकती है अंदर। इसके बाद बाढ़ के कारण या फिर कई सारी दुर्घटनाएं हो सकती है। हम यहाँ पे दुर्घटनाएं लिखेंगे, कौन कौन सी दुर्घटना हो सकती है, तो उसमें लिखेंगे बाढ़ आना, आग लगना और जहरीली गैसों की उपस्थिति आदि ये कारण है। किसके? कूपक खनन में जोखिम भरा होने के ये सभी कारण है। बाढ़ आना, आग लगना, जहरीली गैसों का होना, ये सभी इसके कारण है। अब हम बात करते हैं कि ये विकसित देशों में, विकासशील देशों में किस प्रकार अभी इसका स्थिति किस प्रकार है। तो हम देखते हैं विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन के खनन, प्रसंस्करण व शोधन कार्य में पीछे हट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो श्रमिक होते हैं, यहाँ के जो श्रमिक है, विकसित देशों के जो श्रमिक है, उनके प्रतिदिन श्रमिक लागत अधिक होती है। और हम देखें तो विकासशील देश है, वहां पर विशाल संख्या में श्रमिक होते हैं और वहां पर जो होती है प्रतिदिन श्रमिक लागत व्यय जो होता है वो कम होता है। हम यहाँ पे भारत में देखें तो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें लगभग 300 से लगाकर 500 रुपए में एक श्रमिक मिल जाता है, यानी एक श्रमिक पूरा दिन काम करने के लिए तैयार रहता है। 300 से लगाकर 500-700 रुपए तक यह श्रमिक पूरे दिन काम कर लेता है। परंतु जो विकसित देश है, ये तो विकासशील देशों की बात हुई, हम भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन विकसित देश है उसमें लगभग इसका व्यय 2 से 3 गुना हो जाता है, जिसके कारण वहां पर खनन में अधिक लागत हो जाती है और इसके कारण विकसित देश जो है इसमें सम्मिलित नहीं हो रहे, यानी ज्यादा भाग नहीं देता। तो हम लिखेंगे यहाँ पर विकसित देश उत्पादन के खनन, प्रसंस्करण व शोधन के कार्य से पीछे हट रहे हैं। शोधन के कार्य से पीछे हट रहे हैं। और ये पीछे क्यों हट रहे हैं? क्योंकि प्रति श्रमिक लागत अधिक है, यानी जो विकसित देश है वहां पे श्रमिक की जो लागत है प्रतिदिन की वो बहुत ही अधिक है। इसी के कारण वहां पर जो पैसे का व्यय अधिक हो जाएगा, यानी पूंजी का व्यय अधिक हो जाएगा और खनिज जो है वो अधिक मूल्य पर उनको प्राप्त होगा, तो यहाँ पे लागत अधिक है।
इसके पश्चात हम देखें तो जो विकासशील देश है उसमें विशाल श्रमिक संख्या होती है, यानी जो विकासशील देश होते हैं उनमें जो श्रमिकों की संख्या होती है ज्यादा होती है, क्योंकि हमने देखा था कि जो विकासशील देश होते हैं उनमें जनसंख्या भी अधिक रहती है विकसित देशों की तुलना में। तो वहां पर जो लोग हैं वो श्रमिक यानी विशाल संख्या में होंगे, उसी के कारण वहां पर जो प्रति व्यक्ति लागत होगी वो कम होगी। जैसा कि हमने देखा कि 300 से 500 रुपए में हर भारत में, यानी हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो एक श्रमिक मिल जाता है पूरे दिन के लिए, वह पूरे दिन कार्य कर लेता है। परंतु जो विकसित देश होते हैं उनमें यह मात्रा 2 से 3 गुना या फिर 5 गुना भी हो सकती है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे विकासशील देशों के बारे में। विकासशील देशों में विशाल श्रमिक संख्या के कारण खनन का स्तर बढ़ रहा है। जो खनन का स्तर है वो निरंतर बढ़ रहा है। कहां पे? जो विकासशील देश है वहां पे खनन का जो स्तर है वो निरंतर बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पर निरंतर जो श्रमिक है उनकी संख्या ज्यादा और निरंतर वहां पर खनन हो रहा है, और यहाँ पर जो लोग हैं उनके रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। जैसे कि जो विकासशील देश होते हैं उनमें रोजगार के अवसर कम होते हैं, तो यहाँ पर लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं। रोजगार के अवसर जो होते हैं वो भी यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं, जिससे वह अपने परिवार व स्वयं का भरण पोषण कर सकता है। अब हम देखें तो ये क्षेत्र कौन कौन से, जो विकासशील देशों के क्षेत्र कौन कौन से जहां पर खनिज उत्पादन अधिक किया जाता है, तो जो अफ्रीका के कई देश हैं, अफ्रीका के कई देश। इसके पश्चात हम देखें तो एशिया के आय के साधनों को 50%, यानी एशिया जो है वो भी इसमें सम्मिलित है। इसके पश्चात हम देखें तो दक्षिण अमेरिका के कुछ देश, दक्षिण अमेरिका जो है वहां के देश देशों के आय के साधनों का 50%, जो 50% भाग है वो खनन कार्य से ही प्राप्त होता है। 50% भाग खनन कार्य से प्राप्त होता है। जो विकासशील देश है उनमें जैसे कि अफ्रीका के कई देश हैं, एशिया के कई देश हैं, इसके पश्चात दक्षिण अमेरिका के भी कई देश हैं, जिसमें जो आय के साधनों में 50% जो भाग है वो खनन क्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। यानी इसमें बहुत ही बड़ा योगदान रहता है कि इसमें विकासशील देश की अर्थव्यवस्था में खनन कार्य का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। इसी के साथ आपका ये लेसन कंप्लीट हो चुका है, प्राथमिक क्रियाएं। कल हमारी क्लास में हम द्वितीय क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर भी साथ में कर ही लेते हैं। तो इनके क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले है आपका, हम एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पहला है निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। पहला ऑप्शन है इसका कॉफी, दूसरा है गेहूं, तीसरा है गन्ना और चौथा है रबड़। तो इसमें क्या आंसर है इसका, कमेंट कीजिएगा आप। इसका आंसर क्या है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। कॉफी, गन्ना, गेहूं, रबड़। इनके बारे में हमने पढ़ा है कि जो उपनिवेशीकरण के समय जो अंग्रेज थे उन्होंने शासन किया और यहाँ पर कई रोपण कृषि का प्रारंभ किया। तो उनमें कौन कौन से थे, कॉफी भी थी, गन्ना भी था, रबड़ भी था, परंतु इसमें गेहूं नहीं था। तो पहले का लिखेंगे गेहूं। इसके बाद जो है दूसरा है निम्न देशों में किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा है डेनमार्क, तीसरा है भारत, चौथा है नीदरलैंड। तो हमने देखा था कि जो सहकारी कृषि का सफल परीक्षण जो किया गया है वो डेनमार्क में किया गया है, क्योंकि वहां पर जो कृषकों के सदस्य थे वह अधिक थे, उसी के कारण वहां पर जो लोग हैं उनकी एकता भी अधिक थी, उसके कारण वो क्रांति जो थी वो सफल रही। तो इसमें हम लिखेंगे दूसरे का ख
डेनमार्क। गेहूं इसका आंसर है पहले का। तीसरे का हम देखें तो फूलों की कृषि क्या कहलाती है? पहला है ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग हम किसको कहते थे? सब्जियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। कारखाना कृषि में पशुपालन। तीसरा होता है मिश्रित कृषि, पशुपालन पर प्लस कृषि, और इसके बाद पुष्पोत्पादन में फूलों की कृषि कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया ग, पुष्पोत्पादन। इसके पश्चात चौथा एमसीक्यू क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी कृषि का प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर है रोपण कृषि। हमने देखा था कि औपनिवेश समूह द्वारा रोपण कृषि का प्रारंभ किया गया, जिसमें कॉफी, गन्ना, केले, इन सभी कृषियों का उद्भव हुआ, फसलों का उद्भव हुआ था। इसके पश्चात है कि निम्न प्रदेशों में किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती? तो हम देखें तो प्रेरिस क्षेत्र में की जाती है, पंपास में की जाती है, यूरोपीय स्टेपी क्षेत्र में की जाती है, पर जो अमेजन बेसिन है वहां पर यह कृषि नहीं की जाती है। तो इसका पांचवें का आंसर है अमेजन बेसिन। ये सभी हमने पढ़ रखे हैं, एक बार और रिवाइज हो रहा है। इसके बाद हम बात करें, छठा है, तो छठा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो इसका आंसर है, हमने पढ़ा था कि भूमध्य सागर के जो आसपास के प्रदेश है वहां पर खट्टे पदार्थों की खेती की जाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके नाम से ही पता पड़ रहा है, ख, भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि में मुख्यतः कौन कौन सी फसलें थी? तो उसमें अंगूर, जैतून, अंजीर, ये सभी फसलें मुख्यतः थी जो खट्टे रसदार फलों में आते हैं। इसके पश्चात सातवां है, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? यानी किसमें दहन कृषि की जाती है? तो हमने सर्वप्रथम कृषि का प्रकार पढ़ा था आदिम कालीन निर्वाह कृषि, तो उसमें दहन किया जाता था। इसके पश्चात यानी एक क्षेत्र का दहन करके दूसरे क्षेत्र में जाकर कृषि की जाती, उसी क्षेत्र पर कृषि करके फिर वहां से थोड़े टाइम बाद दूसरे क्षेत्र पर चले जाते थे। इस प्रक्रिया को दहन कृषि भी कहा जाता था। हम यहाँ पे लिखेंगे, ये कब हुआ था? ख, आदिम कालीन निर्वाह कृषि। ये सातवां हो गया। अब अंतिम बचा है आठवां, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो हम देखें, डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि। तो इसमें हमको स्पष्ट रूप से दिख रहा है मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे आखिर का आंसर ख, मिश्रित कृषि। इसी प्रकार आपके ये जो दूसरे क्वेश्चन आंसर है, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन आंसर है, ये आपकी नोटबुक में आप कर ले। स्थानांतरण कृषि का भविष्य उज्जवल क्यों नहीं है? क्योंकि जो स्थानांतरण कृषि है उसमें उसको झूम खेती कहा जाता है, और वो एक स्थान पर उसको जलाकर वहां पर कृषि करके 3 से 5 साल के बाद दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिसके कारण वनों की कटाई हो रही है, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेगी, वर्षा की कमी हो जाएगी, जिसके कारण यह इसका भविष्य अच्छा नहीं है। बाजरी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों स्थापित की जाती है? क्योंकि वो जो यातायात की जो लागत होती है उनको कम किया जाता है, तथा दूर से यदि सब्जियां ज्यादा समय तक गाड़ी में रहेगी तो उनके खराब होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके पश्चात हम देखें, तीसरा क्वेश्चन है आपका, विस्तृत पैमाने पर डेयरी कृषि का विकास यातायात के साधनों तथा प्रशिक्षकों के विकास के बाद ही संभव क्यों हो सकता है? क्योंकि जो यातायात के साधन है उनके द्वारा जो डेयरी या फिर डेयरी उत्पाद जो होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, यानी वो लंबे समय तक टिक सके। इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया थी? तो प्रतिशत वो पास्चुरीकरण की प्रक्रिया द्वारा इसे जो दूध है उसे ज्यादा देर तक संरक्षित रखा जाता है, जिसके कारण यह संभव हो सकता है। इसके पश्चात आपके 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन है, चलवासी पशुचारण, वाणिज्य पशुधन चारण, इनके बारे में आप विस्तार से लिख सकते हैं। रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं औपनिवेशीकरण के कारण हुआ, ये सभी कॉफी, गन्ना, ये सभी फसलें थी, इनके बारे में आप लिख सकते हैं। ये हमारा लेसन हो गया है कंप्लीट। कल हम बात करेंगे द्वितीय क्रियाओं के बारे में। जो हमारा छठा लेसन है, इसे निरंतर हम बढ़ते जाएंगे और एक एक लेसन कंप्लीट करते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय हिंद।